हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अपने थोड़े से करंट अफेयर्स के पोर्शन की। ठीक है, करंट की हम बात कर रहे हैं। और उस करंट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करूँ तो CE20 क्रायोजेनिक इंजन चर्चा में रहा। क्या है वो मैं बाद में बात करूंगी। पहले मैं आपकी थोड़ी सी कंप्लेंट्स की बात करूंगी जो आप लोग टीम को कर रहे हैं कि मैम इंग्लिश वर्ड्स यूज नहीं लेती है। अरे बे लखनऊ, सारी इंग्लिश बोल दूंगी तो हिंदी मीडियम वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और अगर पूरी हिंदी बोल दूंगी तो इंग्लिश मीडियम वाले। तो बायलैंग्वेज चलने के बाद भी, अब ये बायलैंग्वेज बोला है, ये मैंने क्या द्विभाषीय बोला है क्या? नहीं बोला ना। फिर चल तो रहा है हिंदी और इंग्लिश का, आप बार बार कॉल बोल रहे हैं टीम को कि मैम इंग्लिश में नहीं पढ़ा रही हैं। अब CE20 20 थोड़ी बोला है मैंने, इसको 20 बोला है, क्रायोजेनिक इंजन। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इंग्लिश वाले मीडियम को कंटेंट मिलता ही है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में कंटेंट मिलता है। सब आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। हैव पेशेंस बस। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हिंदी में बोलूं तो धैर्य थोड़ा सा रखने की जरूरत है। बाकी अपना ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आपको पता ही है कि अपना बैच शुरू होने वाला था, उसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी क्लासेस में डिले हो गया। क्लासेस आपकी कंटिन्यू नहीं बन पाई यूट्यूब पर, लेकिन अब से आपको कंटिन्यू मिलेगी। दूसरी बात, एक बात आ रही है लाइव क्लासेस की। तो लाइव मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। हाँ, मैं आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल करवा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी लाइव क्लासेस डेली ले पाऊँ। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि मैं लाइव में थोड़ा सा डिले कर पा रही हूँ। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन की। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊंगी हम लोग किस तरह से पढ़ रहे थे टॉपिक्स, उस पर मैं बात करूंगी। हम लोग मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, प्री के हिसाब से बताने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, क्योंकि वैकेंसी ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन अभी मेंस वाले बच्चे धरने पे पहुंच गए हैं तो वो वैकेंसी डिले भी हो सकती है। इसीलिए अभी हम प्री वाली चीज पर फोकस नहीं कर रहे, मेंस वाली पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेंस वाली पे फोकस करने से क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग में शुरू शुरू वो जो है सुधार होगा, जो इम्प्रूवमेंट है वो होगा। अब इम्प्रूवमेंट के बाद में आप क्या कर पाएंगे कि आप ये बता पाएंगे कि आंसर्स को कैसे लिखना है। और वही आरपीएससी के मेंस की डिमांड होती है। आरएस मेंस जो है उसकी नींव इसी के बेस पर है। तो CE20 क्रायोजेनिक इंजन, आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंजन जो हैं डेवलप किए गए हैं। ठीक है, इंजन जो हैं डेवलप किए गए, जैसे जेट इंजन हो गया, क्रायोजेनिक हो गया। इस तरह से बहुत सारे इंजन डेवलप किए हैं। अभी क्या हुआ रिसेंटली, जनवरी 2025 की बात है। थोड़ा सा मेंस वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक रह गया था मेरे से जनवरी में, तो मैं उसको कवर करवा रही हूँ। CE20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, इसकी ना जनवरी में इसकी टेस्टिंग की गई। ठीक है, जो अपने एटमोस्फेरिक प्रेशर है उस पर, एटमोस्फेरिक प्रेशर पर इसकी टेस्टिंग की गई। कहाँ पे की गई? तमिलनाडु में की गई। जबकि इसको बनाया केरल की एक संस्था ने, इसरो का ये एक पार्ट है, वहां पे केरल में इसको बनाया गया। अब क्या है क्या नहीं करता है सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा मेंस में एक रिगार्डिंग कि क्रायोजेनिक इंजन, जेट इंजन, सॉलिड वाले और लिक्विड वाले इंजन में क्या डिफरेंस है, उसकी आपको एक टेबल पे मिलेगी। इस टेबल से आपको फायदा क्या होगा? मैं लास्ट ईयर्स के पेपर्स की अगर आरपीएससी की बात करती हूँ तो वहां पर आपको बताया गया कि कैसे साइंस टेक के क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ रहे हैं। जैसे आ एरावत के बारे में पूछा था, एरावत के बारे में पूछ लिया था। और साइंस टेक में बहुत से क्वेश्चन, एक मिशन के बारे में भी 2023 में पूछा गया। तो ऐसे ना ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वहीं डीआरडीओ के बारे में आए दिन क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसरो के बारे में पूछते रहते हैं। तो CE20 क्रायोजेनिक इंजन आपके लिए मेंस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे। देखो, जनवरी 2025 कर लीजिएगा इसको, जनवरी 2025 में, in January 2025 ISRO successfully completed the test of the CE20। क्या किया? जनवरी 2025 में इसरो ने इसका टेस्ट किया। ठीक है, CE20 क्रायोजेनिक इंजन, CE20 क्रायोजेनिक इंजन अंडर द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो इसमें क्या होता है, वायु के द्वारा किसी भी अणु पर, किसी भी कण पर, किसी भी बॉडी पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है।
दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड एट इसरो's propulsion complex located in महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। कहां पर टेस्ट किया गया? मैंने आपको बोला ना कि इसका टेस्ट जो है तमिलनाडु में किया गया, जबकि इसका डेवलपमेंट केरल में एक संस्था स्थापित है वहां पर किया गया। पॉइंट क्लियर? आगे चलो। अब बात आती है क्रायोजेनिक इंजन के स्ट्रक्चर। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस स्ट्रक्चर को याद रखें या आपको डिटेल में याद रखनी है, बस आपको दिखाने के लिए कि इस टाइप की इसकी जो है काम करने की तरीका है। आगे चलते हैं। अब है क्रायोजेनिक इंजन जो है किसके ऊपर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो एक हिंदी में मुहावरा है, ईंट का जवाब पत्थर से। सुना है ना कि आपको कोई ईंट फेंक के मारे, दो ईंट फेंक के मारनी है, वही वाला है कि ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इट वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब अगर एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा। कैसे? मैं बात कर लेती हूँ। आप जैसे आपने कोई गोली चलाई, अभी जो बच्चे एसआई की तैयारी करेंगे ना, वो गोली की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब पास होने के बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। गोली चलाने के बाद क्या होता है, गोली आगे चलती है और आपको धक्का पीछे लगता है, तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। वेयर थ्रस्ट इज जनरेटेड थ्रू इंटरनल कंबंशन। जहां पर थ्रस्ट का मतलब है गति। इंजन को गति कैसे मिलती है? जनरेटेड थ्रू इंटरनल कंबंशन, मतलब आंतरिक दहन के द्वारा क्या होता है, जो गति है वो उत्पन्न होती है। इट यूज बोथ क्रायोजेनिक फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर्स विच आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर फ्यूल का और ऑक्सीडाइजर का प्रयोग करते हैं। इन शॉर्ट मैं लिख देती हूँ, ये जो है फ्यूल का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीडाइजर। ठीक है, फ्यूल के लिए ये यूज लेते हैं H2 का और ऑक्सीडाइजर के लिए ये यूज लेते हैं O2 का। अब बात आती है फ्यूल की। फ्यूल माइनस डिग्री पर 253 के आसपास है और जो ऑक्सीडाइजर होता है वो 153 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। मैं आपको यही बात बोलूंगी, जो जो मैं बोल रही हूँ ना उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ना क्रायोजेनिक इंजन के लाभ और हानियां हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो आपको ये पॉइंट याद आने चाहिए। क्या पृथ्वी पर हमारे जो एटमोस्फेयर है, हमारी अर्थ पर इतना टेम्परेचर वो है पॉसिबल है? हम क्या इतना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं? तो वो चीजें हमें पढ़ के रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? क्रायोजेनिक इंजन किस पर काम करता है? न्यूटन की मोशंस का जो थर्ड लॉ है, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, उस पर बेस्ड है। क्या होता है इसमें? इंटरनल कंबशन जो होता है उससे थ्रस्ट उत्पन्न होता है और फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो C20 क्रायोजेनिक इंजन है, वो जो इमेज थी वो क्रायोजेनिक इंजन की पूरी मशीनरी दिखाई गई थी कि वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या यूज लिए जाते हैं। ये हमारा CE20 क्रायोजेनिक इंजन है। आगे चलते हैं। इसमें प्रयुक्त द फ्यूल एंड द ऑक्सीडाइजर used in are liquefied gas that are stored at extremely low temperature। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें जो लो फ्यूल है हमारा वो क्या होता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर होता है। टिपिकली लिक्विड हाइड्रोजन, मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन यूज होती है, जो कि कितने टेम्परेचर पर, -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और लिक्विड ऑक्सीजन जो कि कितने डिग्री पर होती है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मे बी यहाँ तक अभी तक क्रायोजेनिक इंजन की क्राइटेरिया आपको पूरा समझ में आया होगा कि क्रायोजेनिक इंजन में हम लेते क्या है। क्रायोजेनिक इंजन में हम यूज क्या करते हैं, समझ में आ गया? चलिए आगे है, मतलब इसका डेवलपमेंट किसने किया? तो डेवलप्ड बाय द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर लोकेटेड इन केरला। ये विकास नहीं है, ये यहाँ ये जो डेवलप्ड है ना, इसका विकास लिख गया है। तो डेवलप्ड इसको किसने किया है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि कहाँ पर स्थित है? अपने केरला में। अब चलते हैं आगे। मैंने आपको पहले ही बोला एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आपको आगे कवर करवाऊंगी, क्योंकि मेंस हमारी यही मांगता है कि आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें लाभ हानि आपको पता हो, वे फॉरवर्ड किसी चीज की आपको पता हो, तब आपके आंसर में दम माना जाता है, और साथ में फैक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि CA20 क्रायोजेनिक इंजन का क्वेश्चन आ जाता है। मान लो क्रायोजेनिक इंजन का सीधा सीधा पूछ लिया, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपसे पूछ लिया और 5 नंबर में क्वेश्चन आया, तो क्या आप करंट से इसकी शुरुआत नहीं कर सकते कि रिसेंटली जनवरी 2025 में हमारे इसरो के द्वारा क्या किया गया, इसका टेस्टिंग किया गया।
कहाँ पे किया वो सब बता दिया। बताने के बाद में ये क्रायोजेनिक इंजन जो है कहाँ पर, वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किया गया। उसके बाद में क्रायोजेनिक इंजन में क्या क्या होता है वो आप बता सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज। मैंने सबसे पहले आपको बोला एडवांटेज क्या हो सकता है, जब ये इंटरनल कंबशन का यूज कर रहा है तो इसकी थ्रस्ट जो है, इसकी पावर जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। तभी तो हम डेवलपमेंट करें जेट इंजन से हम क्रायोजेनिक पर आए हैं। तो वेरी हाई पावर जनरेशन, द फ्यूल यूज्ड प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी एंड एमिट्स ओनली फ्लेमेबल गैसेस। क्या करता है, ओनली जलवाष्प का उत्पन्न करता है। जलवाष्प लिख लीजिए इसको, किसका उत्पन्न करता है, जलवाष्प का। मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है वो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है ना, कि एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते, किसी भी प्रकार की कोई गैस नहीं छोड़ते। आपको पता है H2 और O2 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H2O। और जब ये भाप के रूप में निकलता है तो जलवाष्प बनती है, और जलवाष्प जो है वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है इनकी अन्य की तुलना में ईंधन का प्रयोग कम रूप में किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरमेंट में मिल जाती है। दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जलवाष्प का ओनली उत्पन्न हो रहा है तो क्या होता है, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। और ये इंजन जो है भारी पेलोड को ले जाने में सक्षम होते हैं, मतलब कैपेबल टू कैरिंग हैवी पेलोड्स इन द एटमॉस्फेयर। और क्रायोजेनिक इंजन और अन्य, सॉरी ये लाइन यहाँ नहीं है, आगे है, मैं पढ़ाऊंगी। अब हानि क्या है, डिसएडवांटेज। मैंने आपको सबसे पहले जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर थोड़ा सा याद रखिए। ऑक्सीजन का कितना, -183 और 253 डिग्री सेंटीग्रेड किसका रखा था हमने, अपने हाइड्रोजन का। अब मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि आप याद रखिएगा इतना कम टेम्परेचर क्या एनवायरमेंट में हमारे यहाँ पर पॉसिबल है क्या। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रौद्योगिकी है, फिर इनको बनाना भी बहुत महंगा होता है। ठीक है, और तापीय तनाव की समस्या होती है, कभी टेम्परेचर अप कभी टेम्परेचर डाउन, तो उसको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्रायोजेनिक इंजन की लाभ और हानियां दोनों समझ में आ गई, मे भी समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है, अगर ऐसा लगा है कि मैम ने इंग्लिश में यूज नहीं लिया, हिंदी हिंदी बोली है, तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर इंग्लिश इंग्लिश बोल लेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों कैटेगरी के बच्चे लेके चलने पड़ रहे हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है। अब क्रायोजेनिक इंजन और अदर्स इंजन में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। क्या क्या डिफरेंस है, पहला क्रायोजेनिक इंजन, दूसरा जेट इंजन, ठोस प्रपोलक इंजन, द्रव प्रपोलक इंजन। ठीक है, क्रायोजेनिक, इंग्लिश में भी क्रायोजेनिक, जेट जेट होता है ठोस का सॉलिड, और द्रव वाला लिक्विड। अब है एयर इनटेक। एयर इनटेक क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो फोर व्हीलर सबने देखी होगी। तो एयर के आने के लिए ये एयर इनटेक सिस्टम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द प्रोवाइड्स द, मतलब आपको क्या बोलूं मैं इसमें, एयर इनटेक, इनटेक करने के लिए जो रास्ता होता है ना, जो पाथ होता है, प्रोवाइड द पाथ फॉर द एयर एंड कंट्रोल द एयर। मतलब कितना इंजन में एयर जाएगा, कितना इनटेक करना है, उसको कंट्रोल करता है। अब क्रायोजेनिक इंजन जब मैं आपको पढ़ा रही तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है इंटरनल कंबंशन से ही सारी चीजें होती है, तो क्या एयर इनटेक की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। पॉइंट क्लियर। एयर इनटेक सिस्टम क्या है, एक पाथ है जो कि एयर को प्रोवाइड कराता है कि एयर इस रास्ते से होकर अंदर जाएगी, और कितनी जाएगी वो भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब क्रायोजेनिक इंजन में जो कंबंशन होता है, जो थ्रस्ट होती है, वो कहाँ से मिलती है, हमने पढ़ा था इंटरनल कंबंशन से। ठीक है, आंतरिक रूप से ही दहन होता है। तो क्या एयर इनटेक की आवश्यकता है, नहीं है। जेट इंजन में आवश्यकता होती है, इधर ऑक्सीडाइजर के रूप में, इधर भी ऑक्सीडाइजर के रूप में। पॉइंट क्लियर। ईंधन के रूप में इसमें सामान्यतः क्या यूज किया जाता है, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया ना हाइड्रोजन को इसमें, और ऑक्सीडाइजर के रूप में हम किसका लेते हैं, O2 का यूज लेते हैं। जबकि जेट इंजन में किस किसका, केरोसिन हो गया, ये बेसलिन का मिश्रण हो गया, एविएशन गैसोलीन हो गया, बायो केरोसिन हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है। अब जब आप हमारे पेड बैच में आते हैं तो वहां आपको क्या फायदा मिलता है, इनमें भी क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं वो सब बताया जाता है। मेरी यहाँ थोड़ी सी लिमिटेशन है, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस थोड़ा सा आओ पेड बैच पे, मैं गारंटी लेती हूँ कि मतलब ऐसा, अगर आप हमारे साथ कॉपरेट करके चलेंगे ना, तो आपको
टॉप 100 में आने से कोई नहीं रोक पाएगा आगे से। मैं इस बात की खुद गारंटी ले रही हूँ। नेक्स्ट है, इसमें मिश्रित प्रणालियों के लिए ईंधन के रूप में मेटेलिक पाउडर, मतलब एक मेटल के पाउडर का प्रयोग किया जाता है और सामान्यतः एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम आपको पता ही है कि बॉक्साइट का एस्क वगैरह है, सब कुछ आपको पता है। हाइड्रोजन, मोनोएथिलीन, हाइड्रीन, एसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन आदि का प्रयोग किया जाता है द्रव प्रोडक्ट में। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, साइंस टेक वाले सर ने जब आपकी क्लासेस स्टार्ट की हैं तो वहां आपको ये सारी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, ईंधन के ही एक प्रकार है, इतना समझ लीजिए। अब चलते हैं आगे। ईंधन का तापमान, आपको पता है क्रायोजेनिक इंजन में हम 253 और -183 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, तो बहुत कम तापमान है। ठीक है, इसमें ईंधन को स्टोर करने के लिए, जो फ्यूल है उसको स्टोर करने के लिए कम तापमान की, मिनिमम टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। सेम ठोस में और सेम द्रव में है कि इनमें जो है लो टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है। वहीं क्रायोजेनिक इंजन में क्या होती है, जरूरत होती है। दक्ष कार्य प्रणाली, कार्य दक्ष करता है, तभी तो हम क्रायोजेनिक इंजन का बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं, और पर्यावरण एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। अच्छा, जेट इंजन किस गति पर काम करते हैं, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक गति मैक में मापी जाती है, जो इंजन होते हैं ना इनकी गति को, और सुपरसोनिक होती है 1 से 5 तक। अगर 5 से ज्यादा है तो वह हाइपरसोनिक हो जाती है। स्क्रैम जेट, रैम जेट, इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे, जेट इंजन में भी बहुत सारे स्क्रैम जेट है, रैम जेट है, तब बताया जाता है कि सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, कौन सी गतियां हैं। नेक्स्ट, ये तभी दक्षता पूर्वक एफिशिएंटली काम कर पाएंगे जब इनको, ईंधन को पर्याप्त रूप से इनफली जो है ऑक्सीडाइजर प्रोवाइड होगा, और सेम केस इनके साथ लागू होता है। समझ में आया? टेबल एक बार पढ़ना, और अगर नहीं समझ में आए तो क्लास आकर के 2x पे देख लेना। ऐसे नहीं बोल रही कि 1x पे देखना, एक बार सामने रखना पीपीटी और 2x पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आज की क्लास जो क्रायोजेनिक इंजन की है वो यही खत्म होती है। टॉपिक था CE20 क्रायोजेनिक इंजन, लेकिन CE20 क्रायोजेनिक इंजन को बताने के लिए मेरे को पूरा क्रायोजेनिक इंजन आपको पहले बताना था, तभी तो आप उसके बारे में जान पाएंगे, क्रायोजेनिक इंजन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप, कमेंट ऑन है अपने, कमेंट कर दीजिए। और फिर भी कोई डाउट है, टेलीग्राम है, मैं टेलीग्राम पे आप मेरे को सर्च करेंगे तो मैं वहां मिल जाऊंगी। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट आता है तो टीम के नंबर है, टीम डायरेक्ट मेरी बात कर। पॉइंट क्लियर? चलिए, और जितने भी बच्चे क्लास देख रहे होंगे सब लोग क्लास को लाइक करेंगे, जो भी चैनल पर नए आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम फिर से मिलेंगे अपनी